वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी होगी ये इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एग्जांपल के साथ आपके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो भी हमारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करना ईजी रहता है। सो कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद जो भी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं उन सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझने के लिए हमारे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। इस इक्वेशन को हमें एक्स के लिए सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा करके प्लस का 1 है, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। हमें x के लिए सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर पर रूट लगाने पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमने यहां पर रूट लगाया है तो -1 पे भी हमें रूट लगाना होगा, तो यहां पर भी रूट लगा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकल जाएगा रूट से, इसके बाद इक्वल्स का रूट के अंदर -1 रहेगा। हमें x की वैल्यू मिलती है -1। अगर कोई भी वैल्यू माइनस में रूट के अंदर है तो क्लास 10th तक हमने ये सीखा था कि ये रियल नंबर नहीं होते हैं, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर जो कि रूट के अंदर -1 है। कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर नेगेटिव में होती है, माइनस में होती है, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ये रियल वैल्यू हमें नहीं मिली है। अब जो भी वैल्यू हमारी ये आई है, यहां पर मैं लिखता हूं, पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट में लिखता हूं रूट बनाया। जो भी वैल्यू मुझे मिली है ना -1, रूट के अंदर -1 है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से, और आई को कहा जाता है गाइज आयोटा। ध्यान रखना कई जगह पर इसका यूज होगा आयोटा का। आयोटा की वैल्यू क्या होती है गाइज? आयोटा की वैल्यू होती है यहां पर रूट के अंदर -1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, मुझे -1 मिल जाएगा। ये सिंपल 2 पॉइंट आपने यहां पर समझ लिए होंगे। आयोटा रूट -1 के इक्वल होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अभी तक तो हमने इमेजिनरी नंबर आयोटा की बात की है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके बारे में यहां पर दिया है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। जो भी हमारे नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहां पर जो i है ये हमारा आयोटा है, और जो हमारा a और b है ये हमारे रियल नंबर्स हैं। इस तरह से दिए होंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2 प्लस में आयोटा 3 ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह से 3 प्लस में 6 आयोटा ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 2 माइनस में आयोटा 8 ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। जो भी यहां पर a प्लस में आयोटा b है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब यहां पर जो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं गाइस। जैसे यहां पर हमारा a है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है इस वाली टर्म के साथ, और यहां पर जो b है इसके साथ आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर है। ये पूरा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन अगर हम a को देखें ये हमारा रियल पार्ट होता है। इस रियल पार्ट को डिनोट किया जाता है गाइस REZ से। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें अगर कोई सिंगल टर्म है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट होता है, उसको REZ से डिनोट करेंगे। और जिसके साथ आयोटा होता है ये वाली टर्म होती है हमारी गाइस इमेजिनरी टर्म, इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं IMZ से। दोनों के साथ यहां पर लिख देता हूं, जो भी हमारा a है इसको REZ से डिनोट करेंगे, ये रियल पार्ट होता है। और जो भी हमारा आयोटा b है जिसके साथ आयोटा होता है उसे IMZ से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। सिंपल चीजें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर से वो कैसे बनता है, ये चीजें हमने समझ ली हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं? मान लो कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, वो कब इक्वल होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो इस वाले पेज पर आ जाता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं Z1 और Z2। Z1 हमारा a प्लस आयोटा b है, Z2 हमारा c प्लस आयोटा d है।
किस कंडीशन में ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हमें दिया गया है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल व्हेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दिए गए हैं इनका रियल पार्ट यानी कि ए और सी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी इक्वल होगा, तो हमारे Z1 और Z2 जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे यहां पर देखो Z1 इक्वल्स टू में Z2 दिया गया है, ये इक्वल कब होंगे, व्हेन A इक्वल्स टू में C, यानी कि जो भी हमारा रियल पार्ट है A और C वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और जो भी हमारा B और D इमेजिनरी वाला पार्ट है वो भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमारा Z1 3 प्लस आयोटा 4 है, Z2 हमारा 3 प्लस आयोटा 4 है। अगर हमारा Z1 इक्वल होगा Z2 के, किस कंडीशन में इक्वल होगा, जब हमारा रियल पार्ट यानी कि ये वाला 3 देख सकते हो रियल पार्ट हमारा एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट भी हमारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ही हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस वाली कंडीशन में तो इक्वल है। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं कि Z1 हमारा दिया गया है गाइज यहां पर 2 प्लस में आयोटा 8, उसके बाद Z2 हमारा दिया गया है 2 प्लस में यहां पर आयोटा 9। इस वाली कंडीशन में देखेंगे तो रियल पार्ट तो एक दूसरे के इक्वल हैं, 2 2 ही होता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट यहां पर 8 है, यहां पर 9 है, तो हम कह सकते हैं कि Z1 और Z2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे इस वाली कंडीशन में। फर्स्ट वाली कंडीशन में इक्वल है क्योंकि यहां पर हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो भी हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है इमेजिनरी पार्ट, इसीलिए Z1 और Z2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। अब इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मान लो हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 दिया गया है A प्लस आयोटा B, Z2 दिया गया है C प्लस आयोटा D। अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है तो कैसे किया जाएगा, इस वाले पेज पर समझते हैं। सो यहां पर है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से इन दोनों को हमें किस तरह से ऐड करना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है उनको भी समझेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों को हमें Z1 और Z2 को ऐड कैसे करना है। ऐड करने के लिए सिंपली Z1 प्लस में Z2 करेंगे। अब यहां पर जो भी हमारा रियल पार्ट होगा ना, रियल पार्ट क्या है इसका A और इस वाले का है C, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। A प्लस में C करेंगे, लिख देता हूं A प्लस में C। उसके बाद जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट आयोटा B आयोटा D इनको ऐड किया जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस में आयोटा B, उसके बाद प्लस में आयोटा D। अब यहां पर क्या किया जा सकता है, A प्लस में C हमारा एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, आयोटा यहां पर भी आता है यहां पर भी आता है, आयोटा को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर B प्लस में D बचेगा। अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको ऐड करेंगे तो ये हमें रिजल्ट में मिल जाएगा, यानी कि एक फॉर्मूला कह सकते हैं हमारा बन गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए। जैसे ये वाला फॉर्मूला बना है, इसी को एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। एग्जाम्पल में हमारे पास Z1 है 2 प्लस आयोटा 3, Z2 हमारा 4 प्लस 5 आयोटा है। अगर हम Z1 प्लस में Z2 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमें क्या करना है, A प्लस में C करना है, यानी कि जो भी हमारा रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में ऐड करना है। 2 प्लस 4 करेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा 2 प्लस में 4, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर आ जाएगा हमारा आयोटा, लगा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर आएगा B प्लस में D, B हमारा 3 होगा, D हमारा 5 होगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस में 5, ब्रैकेट क्लोज करके इसको सोल्व कर लेंगे। 2 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारा 6, प्लस का साइन लगा करके आयोटा एज इट इज, 3 प्लस में 5 ये हो जाएगा हमारा 8। जो भी हमारे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 और Z2 दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आप ध्यान से देखो गाइस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करने पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिजल्ट में मिलता है। अब जो भी प्रॉपर्टीज है ना उनको हमें समझना होगा, बिल्कुल सिंपल है एडिशन वाला प्रोसेस, जस्ट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो आगे है यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स
नंबर्स। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं जब हम ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को? तो सबसे पहले है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होगा कि मान लो हमारे पास कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। यहां पर भी आप देख सकते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऐड करने पर हमें रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसके बाद सेकंड वाले में है कम्यूटेटिव लॉ। यहां पर क्या होगा कि हमारा कोई Z1 नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी तरह से Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करें या फिर हम Z2 प्लस में Z1 करें, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, आंसर हमारा सेम रहेगा। या फिर ये कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल होता है Z2 प्लस में Z1 के। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले में है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है Z1 उसके बाद प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारा Z2 प्लस में Z3, इसके बाद ये इक्वल होता है गाइस Z1 प्लस में Z2, इसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस में Z3। मान लो हमारे पास कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम Z2 और Z3 को ऐड करने के बाद Z1 में ऐड करें या फिर Z1 प्लस Z2 करने के बाद Z3 में ऐड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, आंसर हमारा सेम रहेगा। इसीलिए एसोसिएटिव लॉ में Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 इनका सम करने पर और इनका सम करने पर हमें आंसर सेम ही मिलने वाला है। इसके बाद है फोर्थ वाले पॉइंट में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में लेट्स सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो रिजल्ट में हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, 0 ऐड करने पर कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, Z हमारा एज इट इज रहेगा। बस यही कहती है आइडेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखना है, यानी कि ऐसा नंबर हमें इसमें ऐड करना है कि रिजल्ट हमें 0 मिल जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा? Z हमारा है, इसका एडिटिव इनवर्स ये खुद होगा लेकिन नेगेटिव Z होगा, माइनस का Z होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का Z होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उनको ऐड करने पर हमें रिजल्ट में 0 मिले। तो एडिशन कैसे करना है और किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते समय, सारी चीजें इस वाले पेज पर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ये समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस वाले पेज पर समझेंगे कि हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करना है या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सो लेट्स सपोज Z1 हमारा a प्लस आयोटा b है, Z2 हमारा c प्लस आयोटा d है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, अगर हमें Z1 में से Z2 को माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये कैसे किया जाएगा? जो भी हमारा रियल पार्ट यानी कि A और C है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस किया जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा A माइनस में C, और जो भी इमेजिनरी पार्ट आयोटा B और आयोटा D है इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। उससे पहले यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद आयोटा B माइनस में आयोटा D करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो A माइनस में C, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर देखो दोनों में आयोटा आता है तो आयोटा को हम ले लेंगे कॉमन। लेने के बाद क्या होगा, यहां पर आ जाएगा b प्लस में d, सॉरी प्लस का साइन नहीं आएगा, यहां पर माइनस का है तो माइनस साइन ही रहेगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये वाले स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल में हमारे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस में आयोटा 3 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में आयोटा। अगर मैं Z1 माइनस में Z2 करता हूं तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले जो भी हमारा रियल पार्ट 6 है उसमें से रियल पार्ट 2 को माइनस करना होगा। 6 माइनस 2 कर दिया, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। उसके बाद जो भी इमेजिनरी पार्ट आयोटा 3 और आयोटा है इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहां पर आ जाएगा आयोटा 3 माइनस में आयोटा। अब 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके इसमें भी आयोटा आता है, यहां पर भी आयोटा है, तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारा यहां पर 3, उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, यहां पर आयोटा हम कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा 1। ब्रैकेट क्लोज करके सोल्व करेंगे तो 4 प्लस में आयोटा, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं 3 माइनस में 1 करेंगे तो आ जाएगा 2।
ये जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, अगर Z1 माइनस Z2 करते हैं तो आंसर हमें यहां पर मिल जाता है 4 प्लस में आयोटा 2। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस वाले स्टेप से। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं, उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, अभी तक हमने समझ लिया है। अब मल्टीप्लाई अगर करना हो तो ये समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे हैं Z1 A प्लस आयोटा B, Z2 C प्लस आयोटा D। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है इस वाले पेज पर समझते हैं। सो Z1 मल्टीप्लाई में मैं करता हूं Z2 से, तो कैसे करना होगा, बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जो भी हमारा रियल पार्ट यहां पर A है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A को C से मल्टीप्लाई करूंगा और A से ही आयोटा D को मल्टीप्लाई करूंगा। A से C को मल्टीप्लाई करूंगा, A C हो जाएगा, प्लस का साइन लगा करके A से आयोटा D को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा AD, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। सबसे पहले वाले स्टेप में A से C को A से आयोटा D को मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में आयोटा B को मैं C में मल्टीप्लाई करूंगा और आयोटा B को ही आयोटा D में मल्टीप्लाई करूंगा। आयोटा B को C में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा BC, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। आयोटा B को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद B और D हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, हमें AC हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगा करके आयोटा AD आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके आयोटा BC आ जाएगा। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बता चुका हूं मैं। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस में 1। अगर आयोटा का हम स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होता है -1 के। ये वाली वैल्यू मैंने आपको सबसे पहले पेज पर बताई थी। तो जो भी आयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह पर -1 हम रख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, उसके बाद B और D हमारे एज इट इज है। अब फाइनली हमें क्या मिलेगा, AC प्लस में आयोटा AD प्लस में आयोटा BC। उसके बाद यहां पर देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा -1 को BD में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा BD। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर ये हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी लेके आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास Z1 है 2 प्लस आयोटा 3, Z2 है 4 प्लस में 5 आयोटा। अगर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई में Z2 करना है तो कैसे करना होगा, सबसे पहले हम 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 को 5 आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई में 4, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 2 मल्टीप्लाई में 5 आयोटा करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। इससे नेक्स्ट क्या करना होगा, मुझे आयोटा 3 को 4 में और आयोटा 3 को ही मुझे 5 आयोटा, इन दोनों में मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो आयोटा 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और आयोटा 3 को ही मुझे आयोटा 5 में मल्टीप्लाई करना है। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 10 आयोटा। देन यहाँ पर आयोटा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 आयोटा। उसके बाद यहाँ पर देखो गाइज, आयोटा मल्टीप्लाई में आयोटा हो जाएगा हमारा गाइज आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद जो भी हमारा नंबर है 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 है। अब वैल्यू पुट करेंगे, 8 हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगा लेंगे, 10 आयोटा 12 आयोटा ये हो जाएगा हमारा 22 आयोटा। देन हमारा जो भी आयोटा का स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी, माइनस में 1 होती है और 15 जो भी हमारा यहाँ पर है वो एज इट इज आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 8 प्लस में 22 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा माइनस का 1 है इसके आगे प्लस का साइन लगा है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस और 1 को 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 है। अब यहाँ पर देखो 8 प्लस का 15 माइनस का, 8 में से 15 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस में आ जाएगा हमारा 22 आयोटा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -7 उसके बाद प्लस में आयोटा 22। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं तो उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं तो आपको इजीली आंसर
मिल जाएगा। जब हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कौन से वो पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जब भी किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, उनको हमें ध्यान में रखना होगा। सारी की सारी यहाँ पर दी गई हैं, एक एक करके सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर लॉ की। क्लोजर लॉ में लेट्स सपोज हमारे पास कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी और अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यानी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। ये हमें बताता है क्लोजर लॉ। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा कि हमारा कोई लेट्स सपोज Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम Z2 से, तो ये इक्वल होता है Z2 मल्टीप्लाई में Z1 के। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या फिर Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। इसके बाद थर्ड यहां पर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में लेट्स सपोज हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम Z2 मल्टीप्लाई Z3, ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा गाइस Z1 मल्टीप्लाई में Z2, इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा Z3। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है या फिर ये भी मैटर नहीं करता है कि किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उसके बाद तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके उसके बाद Z1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं Z1 मल्टीप्लाई में Z2, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट जो भी आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में आंसर हमारा सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट्स सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो ये Z के ही इक्वल रहेगा। 1 मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको ध्यान से समझना गाइस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की गई है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में Z हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना जिसके बाद रिजल्ट हमें 1 मिले। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z था, अगर हम इसको 1 अपॉन Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि नीचे वाले Z से ऊपर वाला Z जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 1 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, लेट्स सपोज Z1 हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Z2 प्लस में Z3 के सम से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। Z1 मल्टीप्लाई में Z2, इसको इस तरह से सोल्व किया जाएगा, Z1 मल्टीप्लाई में Z2 हो जाएगा, इसके बाद Z1 को Z3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन लगा करके, तो Z1 मल्टीप्लाई में Z3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूँ, Z1 को पहले Z2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, उसके बाद Z1 को Z3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हमारे आ जाएगी। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो हमें इन सभी प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखना होगा। मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स हैं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। अब बारी आ जाती है डिवीजन की, कैसे करनी है नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको डिवाइड कैसे करना है, इस वाले पेज पर डायरेक्ट एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा 3, Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पर अगर मैं करूँ कि हमारा जो भी Z2 है उसको हमें डिवाइड करना है Z1 से, तो कैसे होगा, इक्वल्स का साइन लगा के Z2 में हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस में 5 आयोटा उसको लिख लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में Z1 हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में 3
आयोटा इसको लिख लेंगे। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आयोटा 3 या फिर 3 आयोटा, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको परफॉर्म करने के लिए, इस डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, जो भी नीचे वाली हमारी टर्म्स है ना, इन्हीं को हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें एक छोटा सा चेंज करना है उससे पहले। यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, हम माइनस का साइन लगाएंगे। जो भी साइन लगा हुआ है उसका अपोजिट साइन यहाँ पर लगा लेंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। सो यहाँ पर है 2 प्लस में 3 आयोटा, हम करेंगे 2 माइनस में 3 आयोटा से ऊपर भी और 2 माइनस 3 आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ऊपर यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 है। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस साइन रुकते हैं। अभी देखो ये वाला 4 प्लस में है, ये वाला माइनस में है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। इसके बाद 4 को 3 आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ये हो जाएगा 12 आयोटा हमारा एज इट इज है। इसके बाद 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 10 आयोटा। देन जो भी हमारा 5 आयोटा है माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, प्लस माइनस माइनस 5 3 ये हो जाएगा हमारा गाइस 15। और जो भी हमारा आयोटा है, आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो a प्लस में b, a माइनस b वाली कंडीशन यहां पर हमें मिल जाती है। फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है एक साइड में लिख के बता देता हूं। a प्लस b, उसके बाद a माइनस b अगर हमें दिया हो तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला, यही वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर दी जाएगी। a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में दिया गया है, हम a स्क्वायर कर देंगे। a यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 लिखा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद माइनस का साइन लगा करके b का स्क्वायर हमें करना है। b है हमारा 3 आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 आयोटा और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के लिए गाइज ऊपर हमारा 8 एज इट इज आएगा। 8 के बाद यहाँ पर देखो 12 आयोटा 10 आयोटा, ये वाला 12 आयोटा माइनस में है तो 10 आयोटा में से 12 आयोटा को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा। देन यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो माइनस का 15 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है गाइज -1, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाओ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, माइनस का साइन एज इट इज। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9। देन जो भी हमारा ये आयोटा है ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 माइनस में 2 आयोटा। देन यहाँ पर है माइनस का 15 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 15 ही मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा है 4, ये एज इट इज आएगा। यहाँ पर हमारा माइनस का 9 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, 9 ही हमें मिल जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हमारा 8 है, 8 में हम 15 ऐड करेंगे, 15 भी प्लस का है। 8 प्लस 15 ये हो जाएगा गाइज हमारा 23। माइनस में 2 आयोटा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आयोटा 2 आयोटा या फिर आयोटा 2, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। 4 प्लस में 9 ये हो जाएगा हमारा 13 है। जो भी हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए थे Z2 अपॉन Z1 करने पर, यानी कि Z2 को Z1 से डिवाइड करने पर ये हमें आंसर मिल जाता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो भी हमारा 23 है इसको जो भी हमारा ना फ्रैक्शन अलग अलग बना लेंगे। 23 अपॉन में 13 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा करके आयोटा 2 अपॉन में 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर अगर हम Z2 को Z1 से डिवाइड करते हैं। डिवीजन कैसे परफॉर्म करनी है ये मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दिया है।
इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर ऑफ आयोटा की। आयोटा पे कोई पावर लगा रखी है हमने तो उसको किस तरह से सोल्व करना है डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जो भी हमारा आयोटा होता है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। आपको पता ही होगा, कई बार ये बात आपको बता दी गई है। अगर हम आयोटा पे पावर 2 लगा दें, आयोटा का स्क्वायर कर दें तो -1 रिजल्ट में हमें मिल जाता है। ये भी आपको बता दिया गया है। लेकिन अगर आयोटा पे पावर में 3 कर दूं तो क्या मिलेगा रिजल्ट में मुझे? जो भी हमारा आयोटा की पावर 3 है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर आयोटा की पावर 2 में आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा की पावर 3 ही वापस से हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। अब यहां पर देखो, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू तो हमें -1 गिवन है, तो यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। इनटू में हमारा आयोटा एज इट इज रहेगा। इसको सोल्व करेंगे, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में आयोटा, आयोटा की पावर 3 हो जाएगी माइनस में आयोटा। इसी तरह से आगे इसको लेके चलते हैं। आयोटा की पावर 4 करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? आयोटा की पावर 4 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? आयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसका भी स्क्वायर कर देता हूं। 2 टू ज़ा पावर हो जाएगी 4। सो इसको सोल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। सो जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर आयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह पर मैं -1 रख देता हूं। बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट में हमें 1 मिल जाएगा। आयोटा की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। अगर पावर और बढ़ा दें, अगर मैं यहां पर कर दूं आयोटा की पावर 6, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? जस्ट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 6 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? आयोटा की पावर 2 ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 3, यहां पर पावर मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 ज़ा 6 ही हमें रिजल्ट में मिलेगी आयोटा की पावर। अब यहां पर जो भी आयोटा का स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें -1 पुट करनी है तो -1 आ गया। इसकी पावर 3 एज इट इज रहेगी। -1 की पावर 3 -1 ही होता है। आयोटा पे जब पावर्स लगती हैं उनको किस तरह से सोल्व करना है, कई सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं। लेट्स सपोज अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारा आयोटा हमें दिया गया है इस पे पावर अगर माइनस में दी गई हो, आयोटा की पावर -1 अगर हमें दी गई है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन में आयोटा हो जाएगा। ठीक है, -1 का मतलब होगा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 1 पावर है तो आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होती है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? 1 अपॉन आयोटा है, आयोटा अगर डिनोमिनेटर में दिया गया है तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है उसी को ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आयोटा ही रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा हमारा एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर जो कि होता है -1। इसको पुट करके फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? आयोटा अपॉन में -1। डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है लेकिन इसका साइन इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखता है। साइन हमारा माइनस का एज इट इज रहेगा, उसके बाद आयोटा लगा देंगे। इस 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आयोटा की पावर -1 करेंगे तो माइनस का आयोटा हमें मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट इस पे पावर -2 करते हैं। आयोटा की पावर -2 करेंगे तो क्या रिजल्ट में हमें मिलेगा? बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सोल्व करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो। आयोटा की पावर 2 का मतलब होगा 1 अपॉन में आयोटा की पावर 2। अगर पावर -2 दी गई है तो आयोटा को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, जो भी पावर माइनस में है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन में आयोटा का स्क्वायर आ गया है जो कि होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे, रिजल्ट में -1 हमें आंसर मिल जाएगा। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आयोटा पे पावर 3 लगाता हूं तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन में क्या करूंगा, यहां पर मैं सॉरी ये पावर जो है ना माइनस में है,
आयोटा पे पावर -3 मैंने की तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आयोटा की पावर 3 डिनोमिनेटर में। अब इसको सोल्व करना है। एक बात आपने यहाँ पर ध्यान देनी है कि आयोटा की पावर 3 हम फाइंड कर चुके हैं, ये है आयोटा 3, इसकी पावर है, इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की वो है माइनस में आयोटा, इसको पुट कर देते हैं 1 में आयोटा 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस में आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसी को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन इंक्लूड नहीं करना है, पॉजिटिव ही मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा अपॉन में आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऊपर की तरफ 1 मल्टीप्लाई में आयोटा करने पर आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये माइनस में ये प्लस में माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। इसके बाद आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, जो भी आयोटा ऊपर वाला है वो तो एज इट इज, नीचे माइनस का साइन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आयोटा का स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है -1, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, यहीं पर सोल्व कर देता हूँ। आयोटा हमारा एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या होगा माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 आपको पता है डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें आयोटा। अगर आयोटा की पावर -3 है तो आंसर हो जाएगा हमारा आयोटा के इक्वल। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी दे देता हूं। अगर हमें आयोटा की पावर 4 दी गई है, -4 दी गई है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर हमारा 1 में आयोटा की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, किस तरह से ब्रेक करेंगे, 1 में आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा के फिर से पावर 2 कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या होगा हमारा, 1 में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, -1 होती है, तो यहाँ पर -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह, ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है वो एज इट इज लगा रहेगा, ऊपर वाला 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1/1 आ गया तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। आयोटा की पावर -4 करने पर हमें रिजल्ट में 1 मिलता है। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स लेकर बता दिए हैं कि आयोटा पे अगर कोई पावर लगी है उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो आप मुझे बताओ, आयोटा पे पावर अगर 26 दी गई है उसको कैसे सोल्व करेंगे, पावर ज़्यादा बड़ी हो गई ना। अगर पावर ज़्यादा बड़ी है तो हम फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। कौन से फॉर्मूले हैं उनको देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर मैंने कहा था आयोटा की पावर 26 है, इसको आपने फाइंड करना है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर विदाउट फॉर्मूला हम इसको फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करें फिर, पावर ऑफ आयोटा के इन फॉर्मूलोज का यूज करके। आयोटा की पावर 4 के इक्वल होता है 1 के, आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 इक्वल होता है आयोटा के, आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 इक्वल होता है -1 के, और आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 इक्वल होता है माइनस आयोटा के। यानी कि जो भी पावर हमें गिवन होगी ना उसको 4k की टर्म्स में हमें ब्रेक कर लेना है। 4k के टर्म्स में ब्रेक करने के बाद हमें ये देखना है कि k में जो भी 4k है उसमें 1 ऐड होता है, 2 ऐड होता है, 3 ऐड होता है, या फिर कुछ भी नहीं बचता है रिमाइंडर में, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 26 है, मैं इस 26 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 26 को यहाँ पर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बिल्कुल सिंपल, 4 6 होता है 24, 26 में से 24 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2। यानी कि जो भी आयोटा है उसकी पावर 26 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ गाइस, 4 मल्टीप्लाई में 6 उसके बाद प्लस में 2 आ जाएगा। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई में 6 से 4 6 24 प्लस में 2 करूंगा तो पूरा हो जाएगा हमारा ये 26 के इक्वल है। अब प्लस 2 हुआ है, ये हमारा 4, ये हमारा k, उसके बाद प्लस 2 आया है, 4k प्लस 2 पावर अगर हो तो वो होता है -1 के इक्वल। तो आयोटा पे पावर 26 जो दी गई है वो हो जाएगा -1 के इक्वल। इतना ही इजी होगा सोल्व करना अगर कोई बड़ी पावर हमें गिवन है। जो भी पावर होगी ना, बड़ी पावर अगर दी गई है तो उसे 4k टेबल से डिवाइड कर लो, 4k की टर्म्स में उसको चेंज कर लो। रिमाइंडर जो भी होगा, अगर 2 रिमाइंडर बचा है तो -1 हो गया। इसी तरह से देखो आयोटा की पावर अगर 33 गिवन है, इसको किस तरह से सोल्व करना है, जो भी हमारा 33 है ना इसको 4k की टर्म्स में चेंज कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 8 होता है 32,
रिमाइंडर बचेगा 1। आयोटा 33 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 1 है। ये हमारा 4 हो गया, मल्टीप्लाई में k हो गया, प्लस में 1 हो गया। 4k प्लस 1 अगर पावर है तो आयोटा की पावर 33 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा आयोटा। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं। जैसे आयोटा पे पावर लगी है गाइस 44 है, इसका आंसर क्या होगा, 44 लिखो, इसको डिवाइड कर लो 4 से, ठीक है। 4 1 जा 4 मतलब 11 टाइम्स पर चला जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। 4 के टेबल में 44 आता है 11 टाइम्स पर, यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में 11 है। यहाँ पर 4 इंटू में k आ गया, लेकिन k के बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, कंप्लीट ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा हमारा, 4k ही मिला है हमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज आयोटा पे पावर हमें दी गई है 39 है। अब यहाँ पर जो भी हमारा 39 है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैं 39 को इस तरह से लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में 8, सॉरी 8 की जगह पर 9 लिखते हैं। 4 मल्टीप्लाई में 9 ये होता है 36, उसके बाद प्लस में 3 करेंगे तो 39 हमारा बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में k की वैल्यू 9 हो जाएगी, उसके बाद प्लस में 3, 4k प्लस में 3 पे आयोटा की पावर माइनस होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। तो इस वाली कंडीशन में हमारा आंसर आ जाएगा आयोटा की पावर 39 का माइनस में आयोटा। इन वाले फॉर्मूलेज का यूज करना है, कब करना है, जब आयोटा पे बड़ी पावर हमें गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। पावर ऑफ आयोटा के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं कुछ इस तरह से, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, Z1 का स्क्वायर प्लस में 2Z1 Z2 प्लस में Z2 का स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी कुछ कुछ सिमिलर लगेगी, बिल्कुल सेम लगेगी, A प्लस B का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ये। बस यहाँ पर ए और बी की जगह पर हमारे क्या आ गए हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आ गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। इसी तरह से आगे वाली आइडेंटिटीज भी आपको दी गई हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ज़्यादा इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज आप 7th या फिर 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। बस ए और बी की जगह पर यहाँ पर Z1 और Z2 आ गए हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं। चलो आइडेंटिटीज हो गई हैं। अब आइडेंटिटीज के बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइडेंटिटी से आगे हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मॉडुलस ऑफ z, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाएगा, यहाँ पर समझते हैं इस वाले पेज पर एग्जाम्पल के साथ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय, लेट्स सपोज z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसके मॉडुलस हमें करना है तो उसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, z लिखेंगे, उसके दोनों तरफ इस तरह से लाइन लगा देनी है। इसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ z, या फिर कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से इसको डिनोट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, z इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा b, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z किया हमने, इसके दोनों तरफ लाइन लगाई, यानी कि मॉडुलस ऑफ z ये इक्वल होता है गाइज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। बिल्कुल सिंपल होता है मॉडुलस फाइंड करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन सिंपल है। जो भी यहाँ पर हमारा a होगा और आयोटा के साथ हमारा b होगा, उनका स्क्वायर करके सम करके उन पे हमें रूट लगा देना है, तो वही हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। z इक्वल्स टू में 3 प्लस आयोटा 4 हमें गिवन है। अगर हम इसे z का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें ये दिया गया है। a हमारा 3 हो जाएगा, b हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में जो भी हमारा 4 है उसका स्क्वायर करेंगे। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट हमारा एज इट इज लगा रहेगा, 9 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट
25 है। यहाँ पर हमारा जो भी 25 है इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई में 5, रूट के अंदर पेयर बन गया तो 5 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है अगर इसका मॉडुलस हम फाइंड करेंगे तो आंसर में हमें यहाँ पर मिल जाता है 5 है। कैसे फाइंड करना है इस वाले पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है ए और बी की और सोल्व कर लेना है तो मॉडुलस ऑफ जेड हमें इजीली मिल जाएगा। मॉडुलस ऑफ जेड के बाद अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। उसको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मॉडुलस के बाद अब बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हमें कॉन्जुगेट पता करना है कैसे करना है समझते हैं। यहां पर हमें दिया है कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसके कॉन्जुगेट को किस तरह से डिनोट किया जाएगा, जेड लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यानी कि जेड का कॉन्जुगेट है। अब कैसे फाइंड करना है ये समझते हैं। यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो a प्लस आई बी इस फॉर्म में हमें दिया गया है। अगर हमें इसे z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो z बार से इसको डिनोट करेंगे और वो होगा क्या, जो भी बीच वाला साइन होता है ना इसको हमें जस्ट चेंज कर देना है, प्लस से माइनस में या फिर माइनस से प्लस में। यहां पर प्लस दिया गया है तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, a माइनस में आयोटा b। अगर हमें यहां पर माइनस दिया होता तो प्लस में कन्वर्ट कर देते, वही उसका कॉन्जुगेट हो जाता। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत इजी है ये। सो एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो है 3 प्लस में आयोटा 4 है। इसका हम कॉन्जुगेट लिखेंगे z के ऊपर बार लगा के तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में आयोटा 4। बहुत सिंपल है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हो जाएगा हमारा 2 माइनस में आयोटा 7। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करूं z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस साइन है उसको प्लस में कन्वर्ट करके आयोटा 7 लिख देंगे। जस्ट आपको जो भी बीच वाला साइन है ना उसको चेंज कर देना है। यहां पर प्लस में था माइनस में कर दिया तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। यहां पर माइनस में है प्लस में कर दिया तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाता है। मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों कैसे फाइंड करते हैं हमने समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है उनको। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है मॉडुलस ऑफ z1 इंटू में z2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z1 का मॉडुलस इंटू में z2 का मॉडुलस, या फिर कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इंटू में मॉडुलस ऑफ z2। इन पे अलग अलग से भी हम मॉडुलस वाला जो साइन है वो लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट वाले पॉइंट में z1 अपॉन z2 का मॉडुलस दिया गया है तो हम इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, z1 मॉडुलस अपॉन में z2 मॉडुलस की फॉर्म में। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट में दिया है z1 इंटू में z2 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू में z2। इसको हम इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ z2। इसी तरह से यहां पर हमें z1 प्लस में z2 का कॉन्जुगेट दिया गया है तो हम इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देने की आपको जरूरत है। कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस माइनस, यहां पर जो साइन है ना वो प्लस और माइनस दोनों रहेगा। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ z2 हो जाएगा। इस वाले को ध्यान में रखना, और ध्यान क्या रखना है, ये वाला साइन आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। इसे नेक्स्ट वाले पॉइंट में यहाँ पर है z1 अपॉन में z2, इस पूरे ब्रैकेट का यहाँ पर कॉन्जुगेट किया गया है तो हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन में कॉन्जुगेट ऑफ z2। जो भी मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उससे रिलेटेड ये कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, ध्यान रख लेना, इजी हो जाएगा सोल्व करना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इंट्रोडक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाता है इस वाले पेज पर समझते हैं। सो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b में हमें दिया गया है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स सपोज हमारा कोई नंबर अगर x होता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन में x। जो भी हमारा x है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर
माइनस में 1, जो भी अगर हम पावर -1 करते हैं तो वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर था 1/z कर दिया, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड कैसे करेंगे? 1 हमारा एज इट इज, जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमें z दिया गया है उसकी जगह पर a प्लस आयोटा b वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस आयोटा b अगर डिनोमिनेटर में है, आयोटा अगर डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी ये टर्म्स हैं इनको ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है बीच वाले प्लस साइन को चेंज करके। a प्लस आयोटा b है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a माइनस में आयोटा b, उसके बाद डिनोमिनेटर में फिर से a माइनस में आयोटा b। अब यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे, 1 को a माइनस आयोटा b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस में आयोटा b ही रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ, a प्लस में b, a माइनस में b, इस वाली फॉर्म में ये दिया गया है a माइनस b, और a प्लस बी वाली फॉर्म में। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, आइडेंटिटी जो मैंने पीछे पेजेस पर आपको बताई थी वही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इस तरह की कुछ आइडेंटिटी आपको देखी होगी आपने। आइडेंटिटी जिस पेज पर मैंने आपको बताई थी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, Z1 और Z2 वाली जो आइडेंटिटीज थी, तो Z1 हमारा a, Z2 हमारा b, अगर ये इस वाली फॉर्म में दिए हैं a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यानी कि जो भी हमारा ये वाला a है इसका स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पर मैंने a लिखा, इसका स्क्वायर किया, उसके बाद माइनस का साइन लगाया। अब मुझे b का स्क्वायर करना है, यानी कि आयोटा b का। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा आयोटा b और इसका भी मैं स्क्वायर कर दूंगा। जो भी वैल्यूज थी हमने उनको सिंप्लीफाई किया है। अब इनको सोल्व करते हैं। ऊपर हमारा a माइनस में आयोटा b एज इट इज, उसके बाद डिनोमिनेटर पर आएंगे, a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर ही होगा, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे, a माइनस में आयोटा b एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमारा a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी, माइनस में 1 होती है, हमने पुट कर दी, उसके बाद b स्क्वायर हमारा एज इट इज आ गया। आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली जो भी हमारी वैल्यू है a माइनस में आयोटा b, ये तो एज इट इज चलती रहेगी। इसके बाद डिनोमिनेटर में a स्क्वायर हमारा एज इट इज आएगा। यहाँ पर देखो गाइस, माइनस माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, उसके बाद 1 को b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर है। यानी कि जो भी हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a माइनस में आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, इसके बीच वाले साइन को मैं चेंज कर देता हूं तो ये कॉन्जुगेट हो जाता है। a माइनस में आयोटा b, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया है z का, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और डिनोमिनेटर में देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है। हमारा मॉडुलस ऑफ z क्या होता है गाइज, मॉडुलस ऑफ z होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये रूट के अंदर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल होगा, इस तरफ जो मैंने स्क्वायर लगाया है वो इस रूट को कैंसिल कर देगा, मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। यहां पर ये आइडेंटिटी मैंने आपके लिए लिख दी है, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z होता है, जिसको हम z टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, और फाइंड करने के लिए करना है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कर देना है। इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ये फॉर्मूला बना कैसे है यहां पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन
कर दिया है। अब फाइंड कैसे करना है, फॉर्मूले की हेल्प से एग्जांपल लेके बता देता हूं। यहां पर सिंपली जो भी हमारा z दिया गया है, यहां पर है 4 माइनस में आयोटा 3। तो मैं क्या करूंगा, जो भी हमारा z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि 1/z होगा, एक लाइन लगा देता हूं। इसको सोल्व कर रहे हैं हम एग्जाम्पल को। z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z होगा और इसमें हमें करना क्या है, ऊपर आ जाएगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ z और नीचे आ जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो सिंपल है, हमें सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे करेंगे, बीच वाले साइन को हमें चेंज कर देना है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4 प्लस में आयोटा 3। ये हो गया हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऊपर की तरफ है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, जो भी हमारा मॉडुलस ऑफ z होता है उसका स्क्वायर कर देना है। सो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, यहां पर एक सेकंड गाइस, यहां पर मैं लिखता हूं, रूट बनाता हूं, रूट के अंदर a प्लस में b का स्क्वायर हमें करना होगा। a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 3 लिख के इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमें जो भी मॉडुलस है वो तो लिख दिया है, अब इस मॉडुलस का हमें स्क्वायर भी करना है, तो यहां पर स्क्वायर भी लगा देता हूं। सोल्व कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमारा 4 प्लस में आयोटा 3 तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर पर आ जाओ, 4 का स्क्वायर करेंगे। रूट यहां पर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 4 का स्क्वायर होता है गाइस 16 प्लस में जो भी हमारा 3 है इसका स्क्वायर होता है 9 है। आगे सोल्व करेंगे तो 4 प्लस में आयोटा 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमारा 16 प्लस में 9 हो जाएगा 25। जो भी हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 4 अपॉन में 25, यहां पर लिखता हूं 4 अपॉन में 25, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके आयोटा 3 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा आयोटा 3 अपॉन में 25 है। जो भी हमें यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है इस वाले फॉर्मूले से। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो कॉन्सेप्ट था ये इस इंट्रोडक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि इसी एग्जाम्पल के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th या फिर 12th से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं, जो भी कॉन्टेंट है, इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।